Good afternoon, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप सब लोग? आरिफ जमल, नमस्ते मैम. आप रैपिड फायर एमसीक्यू की क्लास कब लाएंगे? बहुत जल्दी लाएंगे आरिफ, डोंट वरी. गुड आफ्टरनून अनुराग कुमार. गुड आफ्टरनून रितेश. ओके, जितना जल्दी है. जो लोग नहीं आए अभी तक लाइव, वो जल्दी से लाइव आए, फिर हम क्लास स्टार्ट करें अपनी. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताइएगा. गुड आफ्टरनून. और बताएं कैसा चल रहा है आपका. और दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होंगी, अब तो दिवाली आने वाला है. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. बताइए कैसे हैं आप सब. और पढ़ाई कैसे चल रही है. शिवानी में बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं. अच्छा, अभी नहीं की? क्या नहीं की? दिवाली की सफाई नहीं की? मैम आपने पुरकिंजे फाइबर के बारे में नहीं बताया. बच्चा आप कल की क्लास देखेंगे तो आप देखेंगे पुरकिंजे फाइबर के बारे में मैंने बताया है बच्चा. अच्छा, एकदम बढ़िया चल रही है, ठीक है. मैम क्या खा रही हैं? मैं टॉफी खा रही हूँ, टॉफी. चलो फिर आप हो गया. गुड आफ्टरनून. आप क्लास स्टार्ट करें. मैम चॉकलेट खा रही नहीं, चॉकलेट नहीं, टॉफी खा रही थी, टॉफी. अभी से फेस्टिवल में लगे हुए हैं. ओके, अच्छा आपकी छुट्टियां बता दूं मैं कि कब से कब तक छुट्टियां रहेंगी दिवाली की. छुट्टियां बता दूं फिर. मैम बी और टी लिम्फोसाइट के बारे में बता दो. बताऊंगी रितेश कुमार, जब सही टाइम पर सही टाइम आएगा, जब थाइमस ग्लैंड करवाऊंगी तो वहां पे बताऊंगी बच्चा, अभी नहीं. आपकी दिवाली की छुट्टियां रहेंगी, बता देती हूँ मैं कब से कब तक रहेंगी. आपकी छुट्टियां रहेंगी 27 का दिवाली है ना, तो ठीक है. 26, 27, 28 एंड 29, 26 से लेकर 29 तक आपकी छुट्टियां रहेंगी, ठीक है. याद रखिएगा. तो 26 से लेकर, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए मैम. स्पीड किस चीज़ का स्पीड बढ़ाए हैं? क्लास तो इसी स्पीड में चलेंगी बेटा. तो आप याद रखिएगा 26, 27, 28, 29 को आपके कोई क्लास नहीं होने वाली है. 26, 27, 28, 29 को क्लास नहीं होने वाली है. मैम आपने ऐसे नोड के बारे में नहीं बताया. ये लास्ट वीडियो में ऐसे नोड का नहीं है. एक सेकंड रुकेगा, मैं देख के आती हूँ. कैसे नहीं है ऐसे नोड पढ़ाया होगा मैंने. एक सेकंड रुकेगा. ये कौन कह रहा है? कौन सा बच्चा कह रहा था कि ऐसे नोड नहीं बताया? जगदीप आपने कल की क्लास नहीं देखा? मैंने ऐसे नोड के बारे में बताया है. किसने बोला? ये जगदीप हो गया, ये अमित हो गया, राघवेंद्र. आपने कल की क्लास नहीं देखी क्या? कल की क्लास में देखिएगा, मैंने ब्लड प्रेशर से पहले ऐसे नोड, पुरकिंजे फाइबर सब बताया है. तो प्लीज लास्ट लेक्चर देखें तो आपको पता लगेगा कि कितना पढ़ाया है, ठीक है. चलो. गिरीश कुमार कह रहे हैं नमस्ते मैम, पिछले हफ्ते मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, इस बीच में क्लास नहीं कर पाया, कुछ बताएं मैम कैसे फेस करूं. तो क्या नाम है आपका? एक सेकंड, मुझे इस बच्चे से बात करना है. क्या नाम है? जगदीप. किसने बोला है ये बात मुझे?
अच्छा, गिरीश कुमार, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर कि आपके पिताजी का इतनी कम उम्र में देहांत हो गया। तो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। ये सब लाइफ का पार्ट है बेटा। यहाँ पर हर मतलब ये सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं लाइफ में। तो प्लीज़ आप अपने आप को वीक ना समझें, और आपको टाइम्स की तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हमारा टाइम्स कोचिंग हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। तो अपने आप को प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, बी स्ट्रॉन्ग, आप बी ब्रेव। ऐसा नहीं है हर घर में मौत होती है, तो बच्चा ऐसा अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा अपने आप को दुखी मत कीजिएगा। तो प्लीज़ आप ऑफलाइन वीडियो देखेगा कल वाला, तो आप देखेंगे तो उसमें पता लगेगा आपको कि मैंने ऐसे नोट के बारे में बताया है, मैंने बीपी, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन सबके बारे में बताया है, राइट। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि हमें पढ़ने हैं कुछ सिस्टम में आपका एक सिस्टम कंप्लीट हो गया, और कौन सा, तो सर्कुलेटरी। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े या कुछ और पढ़े? हाँ, चलिए बताइएगा कि यही पढ़े क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े या कुछ और चैप्टर पढ़े? जल्दी बताइए। चलो यही पढ़ लेते हैं, आप जब लिख दिया तो। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, हिंदी में इसको बोलेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। नाम से क्लियर है, वो सिस्टम किससे बनते हैं मैम? ऑर्गन से बनते हैं। वो ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो डाइजेशन करवाता हो, जो भोजन का पाचन करवाता हो, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। याद रखिएगा। हाँ, तो वो एक ऑर्गन्स का ग्रुप मैम जो क्या करवाता हो, जो डाइजेशन करवाता हो, उस ऑर्गन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? उन ऑर्गन्स के ग्रुप को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम। आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखिए, पहली बात तो मैम डाइजेशन होता क्या है। जब हमें पता ही नहीं है कि डाइजेशन होता क्या है या पाचन क्या होता है, तो आगे पढ़ेंगे क्या? तो ध्यान से सुनिएगा, डाइजेशन क्या होता है आप सब जानते होंगे कि हम खाना खाते हैं, हम क्या खाते हैं? हम फूड खाते हैं, है ना। और आप सबसे अगर कोई पूछे हम फूड क्यों खाते हैं, आप सब बोलेंगे मैम एनर्जी जनरेट करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए हम खाना खाते हैं। तो अब बात आती है कि मैम ये एनर्जी कहाँ बनती है, कैसे होती है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बहुत बार बताया है और आज भी बता देती हूँ आपको कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन्स किससे मिलते हैं? ऑर्गन्स सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं, और काम करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी किसके पास होनी चाहिए? वो एनर्जी सेल्स के पास होनी चाहिए। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स सेल से मिलकर बने हुए हैं, और सेल्स को क्या चाहिए? तो सेल्स को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि मैम सेल्स तो इतनी छोटी होती हैं, क्या आपने कभी सेल देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आपने, अगर सेल को देखा होगा तो आपको सेल को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना आप सेल्स को देख नहीं सकते। तो सेल्स तो इतनी छोटी होती हैं मैम कि उनको आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, आप उनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। तो मैम, तो ये जो सेल्स हैं वो, इनके पास एनर्जी कैसे बनती है? और हम तो खाने के बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं। आपने खाई चपाती, आपने खाया राइस, आपने खाया दाल, आपने खाया सोयाबीन, या आपने कोई नॉनवेज या कोई वेज, कोई भी आपने मटेरियल खाया। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हम तो इतना बड़ा बड़ा फूड खाते हैं, इतने बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, हम तो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, हम तो जटिल खाना खाते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं। और हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो एनर्जी बनती है हमारी सेल्स में, और सेल्स तो इतनी छोटी होती हैं। तो कैसे ये सेल्स एनर्जी कंज्यूम करती हैं, वही आपको देखना है। तो होता क्या है, बेसिकली आप खाते हैं लार्ज पार्टिकल्स। आप क्या खाते हैं? लार्ज पार्टिकल्स खाते हैं। आप बहुत बड़ा बड़ा फूड के पार्टिकल्स खाते हैं, लार्ज पार्टिकल्स। या आप बोल सकते हो कि हम क्या खाते हैं? हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। हम भोजन के बड़े बड़े अणु खाते हैं, या भोजन के हम जटिल अणु खाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बड़े पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़े हुए, उनको आप कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हो। और हमारी सेल्स को एनर्जी कंज्यूम करने के लिए स्मॉल
पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने खाना खाया, अब इस खाने का आपको ब्रेक डाउन करवाना होगा, इस खाने को आपको तोड़ना होगा। जब तक तोड़ते जाएंगे हमारे बॉडी में, जब तक डाइजेशन होता जाएगा, जब तक कि इतना छोटा ना हो जाए फूड कि उसको सेल्स क्या कर लें, कंज्यूम कर लें। तो याद रखिएगा, डाइजेशन होता क्या है, हम खाते हैं बड़े बड़े पार्टिकल्स, और इन बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में जो टूटने का प्रोसेस है, लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल में, छोटे अणुओं में टूटने का जो प्रोसेस है, उसी को आप डाइजेशन बोलते हो। स्मॉल पार्टिकल्स, या आप बोलोगे इजी फूड, या आप क्या बोलोगे, इजी फूड, ठीक है, सरल खाना। तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल particles is known as digestion। या आप बोल सकते हो breakdown of complex food into easy food is known as digestion। भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना भोजन का पाचन कहलाता है। और जो जो ऑर्गन्स, जिस जिस ऑर्गन में खाना जाता है और जिस जिस ऑर्गन में इन फूड का ब्रेकडाउन होता है, उन सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आपको पता लग गया, आपके ब्रेन में एक इमेज क्लियर हो गई कि आपको पढ़ना क्या है इस सिस्टम में। तो आप सोचे, आपको सबको पता लग गया कि हम कैसे खाना खाते हैं और उस खाने का कैसे ब्रेकडाउन होता है, देन डाइजेशन होने के बाद क्या होता है। यही सब आपको कहाँ पढ़ना है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। अब बात यह आती है कि मैम हमें ये तो पता लग गया कि इस रिएक्शन को आप डाइजेशन बोलेंगे, पर बात यह आती है कि डाइजेशन करवाता कौन है, इन फूड के पार्टिकल्स को ब्रेकडाउन करवाता कौन है। तो आपने एक टर्म सुना होगा, एंजाइम। आपने जरूर सुना होगा, एंजाइम टर्म सुना होगा। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो यहां पर एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। यहां पर जो एंजाइम्स हैं वो फूड के पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन करवाने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो आप फूड खाते हैं उसका डाइजेशन करता कौन है, या उसका ब्रेकडाउन, उसकी तोड़ फोड़ कौन करता है, आप बताएंगे एंजाइम्स करते हैं। अब मैम ये एंजाइम्स कहां से बनते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैम ये एंजाइम्स आते कहां से हैं हमारे बॉडी में, ये एंजाइम्स को कौन बनाता है, तो अगर एंजाइम्स को बनाने की बात आती है तो आपने एक टर्म सुना होगा कभी ना कभी, ग्लैंड्स। सुना है कभी ग्लैंड्स? लाइक आपने सुना होगा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। या आपने सुना होगा, नितिन कुमार आप कल की क्लास देखिएगा, उसने ब्लड प्रेशर पढ़ाया है मैंने, तो प्लीज पहले कल की क्लास देखें तो बाद में बोलें, ठीक है। चलिए, तो ग्लैंड्स, ग्रंथियां, आपने एक टर्म सुना होगा कि ग्रंथियां होती क्या हैं। आपने सुना होगा यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, या लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो मैम लीवर तो एक ऑर्गन है, और ऑर्गन को आपने ग्लैंड क्यों बोला, तो सुनिए ध्यान से। ऐसा कोई ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में, कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करे, ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक ऐसा ऑर्गन, कोई अंग जो केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करे, जो रासायनिक यौगिक बनाए, वो केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है। वो केमिकल कंपाउंड होगा जूस, जिसको बोलेंगे आप रस। यहाँ पे जूस पीने वाला जूस नहीं है, ये जूस भी एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्गन जो एंजाइम बनाए, या कोई ऐसा ऑर्गन जो हार्मोन बनाए, हार्मोन सिक्रीट करे। इन तीनों चीज में से अगर एक भी चीज कोई ऑर्गन बनाता है तो उसको ऑर्गन के साथ साथ आप क्या बोलेंगे, उसको ग्लैंड्स, उसको ग्रंथियां बोलेंगे। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो या तो जूस बनाए, या एंजाइम बनाए, या हार्मोन बनाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको ग्लैंड्स बोलेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसी ग्लैंड्स जो जूस और एंजाइम बनाए उनको बोलते हैं आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, जो अपना स्राव अपने पास ना रखें, बाहर दे दें, उनको बहिस्रावी बोलते हैं। और ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाएं उनको बोलते हैं आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उनको क्या बोलते हैं आप, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो तीनों ही चीज बना दें, या जूस एंजाइम हार्मोन बना दें, उसको आप बोलते हो मिक्स्ड ग्लैंड। उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि।
क्या पढ़ा है मैंने, ध्यान से सुनिए। कोई भी ऐसा ऑर्गन जो जूस एंजाइम हार्मोन बनाए, उसको ऑर्गन नहीं, उसको ऑर्गन के साथ साथ आप ग्लैंड्स या ग्लैंड ग्रंथि करके बोलोगे। जो जूस और एंजाइम बनाएगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो हार्मोन बनाएगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और जो सारी चीज बना देगा वो क्या है, वो मिक्स्ड ग्लैंड है। अब जरा बताइए डाइजेशन क्या होता है? भोजन के बड़े पार्टिकल्स का भोजन के छोटे पार्टिकल्स में टूटना क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है या डाइजेशन कहलाता है। करवाता कौन है? डाइजेशन करवाता कौन है? एंजाइम। और जरा बताइएगा एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड्स को आप क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़नी है। यस, तो यहां पर हमें कुछ ग्लैंड्स भी पढ़नी है, और वो ग्लैंड क्या बनाए? जो ग्लैंड जूस या एंजाइम बनाए वो हमें यहां पे पढ़नी है। अब बात ये आती है कि मैम आपने बोला है कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होना ही डाइजेशन कहलाता है। अब ब्रेकडाउन का मतलब क्या है मैम? क्या आप बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हो और क्या वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं? तो देखिएगा, आप मेनली खाने में 3 टाइप का खाना खाते हैं आप, या 3 टाइप के पार्टिकल्स खाते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, जिनको आप हिंदी में शर्करा बोलते हैं। बेसिकली जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी हुई चीज जो मीठी लगे आपको खाने में, जैसे आपने क्या खाया? आपने मिठाई खाई, आपने और क्या खाया? आपने कोई फ्रूट खाया, आपने ग्लूकोज खाया, आपने माल्टोज खाया, कोई ड्राई फ्रूट खाए, तो इन सब में क्या है? तो इन सब में आप याद रखेंगे, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के बाद आती है प्रोटीन। प्रोटीन, आपने खाई दाल, आपने खाया सोयाबीन, आपने खाया मशरूम, है ना, या नॉनवेज खाया, उन सब में हमें क्या मिलता है? हमें उन सब में प्रोटीन मिलता है। और 3 नंबर पे आप क्या खाते हैं? आप फैट खाते हैं, आप वसा खाते हैं। आपने खाया मीट, आपने खाया चिकन, आपने खाया पनीर, आपने खाया तेल, आपने खाया घी, तो ये सब क्या होते हैं? फैट। तो बेसिकली हमारे खाने में ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो खाने में 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या होते हैं? ये लार्ज पार्टिकल्स हैं। ये इतने बड़े हैं कि हमारी सेल्स इनको कंज्यूम नहीं कर पाती हैं और इनसे एनर्जी रिलीज नहीं कर पाती हैं। मैम पॉइंट बाय पॉइंट, मैम धीरे पढ़ाओ, नोट्स बनाते हैं तो प्लीज जब पढ़ाएं तब नोट्स ना बनाएं, बाद में आप क्लास देखकर नोट्स बना लें। अभी आप सिर्फ सुने और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और नोट्स आपको यहाँ से पीडीएफ भी मिलती है दोनों मीडियम में, तो आप नोट्स बनाएं, बाद में बनाएं, साथ में आपका नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है मैम? वो बड़ी हैं। अब बड़ी हैं तो इनको आपको तोड़ना पड़ेगा छोटे में, और ये या तो कन्वर्ट होंगी ग्लूकोज में या ये स्टोर हो जाएंगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मैं क्या बताना चाह रही हूं? मैं आपको बताना चाह रही हूं कि हमने खाई कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होनी चाहिए ग्लूकोज में, और देन वो जब ज्यादा हो जाएंगी तो वो स्टोर हो जाएंगे हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दूसरा, आप याद रखेंगे जो प्रोटीन्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं पेप्टोन्स में। वो किस में कन्वर्ट होते हैं? पेप्टोन्स में। और देन पेप्टोन्स से वो किसकी फॉर्म में आते हैं? वो अमाइनो एसिड या एमिनो अम्ल की फॉर्म में आते हैं। तो आपने खाया प्रोटीन, और हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो रिलीज किससे होगी? वो या तो पेप्टोन से होगी या एमिनो एसिड से होगी। नेक्स्ट, आपने खाया फैट। आपने ऐसे फैट की बड़ी बड़ी ड्रॉप खाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बूंदें खाई हैं। आपको इनको स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करवाना है, और जो फैट की स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो पहले कन्वर्ट होंगी फैटी एसिड्स की फॉर्म में, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप वसीय अम्ल, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप वसीय अम्ल। और देन वो किसकी फॉर्म में आ जाती हैं? वो ग्लिसरोल की फॉर्म में आ जाती हैं। तो आप याद रखिएगा कि हम ये 3 पार्टिकल्स खाते हैं, और इन 3 पार्टिकल्स का आपको ब्रेक डाउन करवाना होता है, और जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम डाइजेशन बोलते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम तो पानी भी पीते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो पानी है वो पहले से ही स्मॉल पार्टिकल्स में होता है। पानी को डायरेक्टली हमारी सेल्स कंज्यूम कर लेती हैं, पानी के ब्रेकडाउन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ऐसे ही जो मिनरल्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, उनका भी डाइजेशन नहीं होता है, वो भी हमारी सेल्स डायरेक्टली कंज्यूम कर लेती हैं। जो मेनली डाइजेशन है वो इन सिर्फ 3 पार्टिकल्स का है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यही आपको पढ़ना है।
यही आपको पढ़ना है। हाँ, आप ये इसको पेप्टाइड भी बोल सकते हो, यहाँ पे पेप्टोन के साथ साथ आप इसको पेप्टाइड्स भी बोल सकते हो बच्चा, ठीक है, कि या तो पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, देन वो अमीनो एसिड की फॉर्म में आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, हम ये 3 टाइप के पार्टिकल्स खा रहे हैं और इन्हीं को पचाना है, इन्हीं का डाइजेशन करना है, यही हमें आप पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवाती हूं, आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है इस सिस्टम में और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा, ऊपर आप लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ऊपर आप क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, वो ऑर्गन्स का एक ग्रुप जो मैम डाइजेशन करवाता हो, उसी को ही हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब एक साइड आप लिखोगे एलिमेंट्री कैनाल, एक साइड आप लिखोगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल, आहार नाल। अब मैम ये एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, वो सारे के सारे ऑर्गन्स का ग्रुप, वो सारे के सारे ऑर्गन्स का ग्रुप जहां पर खाना जाता है और वो खाना पचता है, उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को आप एक साथ मिलाकर एक पाइप का नाम देते हो, जिस पाइप को आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। कैसे मैम, जैसे आपने सबसे पहले खाना कहाँ खाया, माउथ में, माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, हमारे फूड पाइप में जाता है, देन खाना कहाँ जाता है, स्टमक, पेट में जाता है, देन खाना कहाँ जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, और देन खाना कहाँ जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में जाता है, और देन एनस के थ्रू आप टॉक्सिक एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। तो मैम ये इतने सारे ऑर्गन, माउथ हो गया, ऑइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिनमें खाना जा रहा है, उन खाने के पाइप को आप क्या बोलते हैं, उसको आप एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। जहां खाना जाता है, खाना पचता है, उसको बोलते हैं आप आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। अब दूसरी साइड वो एंजाइम्स जो डाइजेशन करवाते हैं, वो पढ़ने हैं हमें। भाई एक साइड तो जहां खाना जाता है वो, और एक साइड जो खाने को पचाता है। और आप बताइए जरा, जो ऑर्गन एंजाइम बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ग्लैंड्स। और कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या आप ऑब्लिक लगा के लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। आप इनको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोल सकते हो, या हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हिंदी में बोलेंगे इनको बहिश्रावी ग्रंथि, बहिश्रावी ग्रंथि या पाचन करवाने वाली ग्रंथि। कौन सी, पाचन करवाने वाली। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि एक साइड हमें वो सारे ऑर्गन्स पढ़ने हैं जहां पे खाना जाता है, यस, और एक साइड आपको वो सारे ऑर्गन्स जहां पर एंजाइम्स बनते हैं, जिनको आप ग्लैंड्स, और कैसी ग्लैंड्स, तो आप बोलोगे कैसी ग्लैंड्स, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या आप बोलोगे डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब चलो बनाते हैं इस फ्लो चार्ट को आगे कि कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहला, आपने खाना कहाँ खाया, माउथ में, मुख में खाया, माउथ या माउथ कैविटी में खाया। और माउथ में 2 ऑर्गन्स पढ़ने हैं आपको, पहला है टीथ्स, दांत, और दूसरा पढ़ना है आपको टंग, जिसको बोलते हैं आप जीभ। कैसे टीथ्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं और कैसे टंग भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, नहीं, हमारी ऐप में स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी नहीं है बच्चा, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो अब याद रखिएगा, एक साइड माउथ, आप जरा माउथ में जो ग्रंथि है वो इसके सामने लिख दो, और माउथ में जो ग्रंथि पढ़नी है, जो ग्लैंड पढ़नी है, उसको बोलते हैं आप सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको, सलाइवरी ग्लैंड्स, और हिंदी में बोलेंगे लारिये ग्रंथि। तो आपका पहला क्वेश्चन बन गया, माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, आप याद रखेंगे, माउथ के बाद खाना जाता है फूड पाइप में, और फूड पाइप को बोलते हैं ऑइसोफेगस, या ओ साइलेंट रहता है ईसोफेगस। इसको आप लिख सकते हैं फूड पाइप, और इसको हिंदी में बोलेंगे आप भोजन नली, भोजन नली या भोजन नलिका, वो नलिका जो भोजन को ट्रांसफर करती है। अब फूड पाइप के अंदर तो कोई एंजाइम निकलेगा नहीं, वो तो एक पाइप है मैम, और पाइप क्या करता है, खाने को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तीसरा, अब फूड पाइप खाना कहाँ लेकर आएगा, तो स्टमक में ले जाकर छोड़ देगा, स्टमक
स्टमक को आप हिंदी में पेट बोल सकते हैं, आप अमाशय बोल सकते हैं, आप उदर बोल सकते हैं, या आप जठर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैम फूड पाइप ने खाना कहाँ ट्रांसफर किया? स्टमक में। अब जो स्टमक में ग्लैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। उनको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, अमाशय ग्रंथियां या जठर ग्रंथियां। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, आप क्या बताएंगे? स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? आप याद रखेंगे स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, दो आंतें होती हैं, दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको दो ग्रंथियां पढ़नी है। कौन कौन सी ग्रंथि? तो पहली ग्लैंड इसके सामने लिखेंगे आप लीवर, लीवर जिसको आप यकृत बोलते हैं, और दूसरी आप लिखेंगे पैनक्रियास, पैनक्रियास जिसको आप अग्नाशय बोलेंगे। लीवर एंड पैनक्रियास दोनों ऑर्गन एज ए ग्लैंड की तरह काम करते हैं, इसीलिए आपको यहां पर इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाता है? आप याद रखोगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है क्योंकि यहां तक तो फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। और देन आप जो वेस्ट फूड बनता है, जो मल बनता है, उसको एनस के द्वारा आप क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट है, ये आपको पूरा पढ़ना है। देखिए ये जो माउथ है और माउथ से एनस तक का जो रास्ता है उसी को आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये इतने ऑर्गन्स की, इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर आपसे लेंथ पूछी जाए कि इतने ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर इसकी लेंथ कितनी होगी, आप बताओगे 9 मीटर, अप्रोक्स 9 मीटर का, 9 मीटर या 30 फीट लिख सकते हैं आप, 30 फीट की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा माउथ टू एनस का जो पूरा रास्ता है या पूरे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और दूसरी साइड आपको पढ़नी है पाचन करवाने वाली ग्रंथियां या बहिश्रावी ग्रंथियां, जो क्या बनाती हूं? जो एंजाइम्स बनाती हूं। तो आप याद रखिएगा ये इधर की साइड आपको एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, तीसरा आपको लीवर के बारे में पढ़ना है, और चौथा आपको पैनक्रियास अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जब ये पूरा पढ़ेंगे तब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो पूरा का पूरा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो ये इतनी सारी बातों के इतनी सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आप मुझे एक बात बताइएगा, सबसे पहले आपको पता लग गया कि डाइजेशन होता क्या है। तो मैम बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने का प्रोसेस डाइजेशन, और जो केमिकल कंपाउंड करवाते हैं वो एंजाइम्स, और एंजाइम्स बनाने वाले ग्लैंड्स कहलाते हैं। और ग्लैंड्स कैसी? तो एक्सोक्राइन या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है। अब बात आती है कि मैम सबसे पहले आपने खाना कहाँ खाया? माउथ में, मुख में खाया, मुंह में खाया। और इसीलिए क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? आप क्या बताएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड बाय माउथ। तो एक नंबर लगा के लिखिएगा माउथ। माउथ को आप कितने सारे नाम से बोल सकते हो? माउथ को आप माउथ कैविटी, या आप बोल सकते हैं ओरल कैविटी, या आप बोल सकते हैं बकल कैविटी, जिससे आप बकबक करते हैं ना, बकल कैविटी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे इसको मुख या मुख गुहा, या मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ या बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। अब माउथ में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो माउथ में मैम 2 ऑर्गन हैं, हमारे मुंह में 2 ऑर्गन हैं। पहला है टीथ्स, दांत, और दूसरा कौन सा है? टंग। तो ये दोनों के बारे में जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये आपको पढ़ने हैं। हो गया। चलिए अब ए नंबर लगा के लिखेंगे आप टीथ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टीथ से, बाद में हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। माउथ के अंदर मैम हमें 2 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, 2 में से पहला दांत है, दूसरा जीभ है। तो पहला आप लिखेंगे टीथ्स, दंत या दांत। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं कि बायो की या साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप दांतों के बारे में पढ़ते हो उसको बोलते हैं आप ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, तो आप याद रखिएगा, टू स्टडी अबाउट टीथ्स इज नॉन एज ओडेंटोलॉजी। दांतों के बारे में अध्ययन करना डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी कहलाता है। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो क्या होते हैं, वो डेंटिस्ट होते हैं, वो डेंटिस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है कि जो दांत होते हैं ना, जो हमारे दांत हैं, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। ह्यूमंस में हमारे जो दांत हैं ना वो डाइफायोडोंट हैं। वो क्या है, वो डाइफायोडोंट हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको द्विबार दंती। आपसे पूछे ह्यूमंस के टीथ कैसे हैं, तो आप बोलोगे ह्यूमन के टीथ डाइफायोडोंट है। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक बार जब आप बच्चे थे तो आप में दूध के दांत आए थे, या आप बोल सकते हैं हमारे बॉडी में टेम्परेरी टीथ आए थे हमारे माउथ में, और जो कुछ टाइम के बाद टूट गए। तो एक बार तो तब आए थे, फिर वापस उनकी जगह नए दांत आए मैम। तो याद रखिएगा, हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक होते हैं टेम्परेरी, जिसको दूध के दांत या मिल्क टीथ बोलते हैं। दूसरा परमानेंट। परमानेंट का मतलब है जो दांत अब नहीं टूटने वाले। तो इसी को जो 2 बार दांत आते हैं उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट। तो याद रखिएगा, एक बार हमें टेम्परेरी आए, एक बार हमें परमानेंट आए। तो 2 बारी में हमें दांत आते हैं, एक बारी टेम्परेरी और एक बारी परमानेंट। ठीक है, चलिए दूसरा मैं आपको बता दूं, हमारे जो दांत होते हैं ना वो होते हैं हेटेरोडोंट। वो क्या होते हैं, वो हेटेरोडोंट होते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं विषम दंती। विषम दंती। आपने देखा होगा हमारे दांत है ना, वो दांत अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप के हैं। कुछ नुकीले होंगे, कुछ चौड़े होंगे, कुछ लंबाई में ज्यादा होंगे। तो ऐसे दांत जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, कुछ नुकीले हों, कुछ छोटे हों, कुछ बड़े हों, कुछ चौड़े हों, तो जिनके स्ट्रक्चर, दांतों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोडोंट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे टीथ कैसे हैं, आप बताओगे एक तो डाइफायोडोंट है और दूसरा हेटेरोडोंट है। हेटेरोडोंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और बता दूं मैं हमारे दांतों की क्वालिटी, जिसको बोलते हैं थीकोडोंट। थीको बोलते हैं थीकोडोंट। हमारे दांत थीकोडोंट भी हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रतदंती। ग्रतदंती। थीकोडोंट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा हमारे 2 जबड़े हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा, और इन जबड़ों के अंदर प्रॉपर ऐसे सॉकेट बने हैं, ऐसे सॉकेट बने हैं, और जिसके अंदर आपके दांत क्या हैं, धसे हुए हैं। तो प्रॉपर जो सॉकेट है हमारे जबड़ों के अंदर, उसके अंदर जो दांत धसे हुए हैं, उस क्वालिटी को बोलते हैं आप थीकोडोंट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, दांत हमारे सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड हैं, है ना, तो इसीलिए उसके अंदर धसे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रितदंती। तो हमारे दांतों की 3 क्वालिटी होती हैं, एक तो 2 बार आते हैं, इनकी स्ट्रक्चर शेप साइज अलग अलग होता है, और वो सॉकेट्स के अंदर एम्बेड किए हुए हैं, वो धसे हुए हैं, तो उसको थीकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि कैसे टेम्परेरी टीथ थे, कैसे परमानेंट टीथ थे, उसमें कितने टाइप के थे, और तो आप याद रखेंगे कि हमें लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट टीथ कितने आते हैं और कितने टाइप के आते हैं। इसको मैंने यहां कर दिया। अब हम यहां पर एक हेडिंग देते हैं, कौन सी, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कहने का मतलब है जो स्थायी दांत हैं, एक बार आ गए थे फिर टूट गए, और टूटने के बाद जो आए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। और कितने होते हैं आप बताओगे, 32 होते हैं। कितने होते हैं परमानेंट, परमानेंट मैम 32 होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि सब में 32 होते हैं, कुछ में 28 होते हैं, कुछ में 30 होते हैं, और कुछ में 32 भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
ठीक है, चलिए अब इस परमानेंट में कितने टाइप के टीथ्स हैं आप बताओगे? 4 टाइप के टीथ्स होते हैं। सबसे पहला आता है इंसीजर। पहला क्या आता है? इंसीजर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कृतक। और दूसरा आता है कैनाइन, कैनाइन जिसको हिंदी में आप बोलते हो रदनक। और तीसरे आते हैं प्रीमोलर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अग्र चवर्णक। आगे वाले और चवर्णक का मतलब चबाने वाले, ग्राइंडिंग, पीसने वाले। लास्ट में आते हैं आपके मोलर, जिसको आप बोलते हो चवर्णक। तो ये 4 टाइप के टीथ्स हैं आपके माउथ के अंदर, 4 प्रकार के दांत हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक एंड चवर्णक। अब बात आती है कि मैम ये इंसीजर कितने आते हैं? आप याद रखिएगा, परमानेंट में इंसीजर्स 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर कितने होते हैं? 12। और जब टोटल प्लस करोगे तो कितने आएंगे मैम? 32, 32 दांत आएंगे। राइट, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए अब बात आती है मैम ये कौन से इंसीजर्स हैं, कौन से कैनाइन हैं, कौन से प्रीमोलर हैं, कौन से मोलर हैं? हम तो ये जानते हैं कि बस हमारे दांत हैं, पर ये नहीं पता कि कौन से किस टाइप के दांत हैं। तो देखिए जरा, आपके 2 जबड़े हैं, ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। ऊपर वाले जबड़े का नाम और नीचे वाले जबड़े के नाम भी आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। अपर जो को बोलते हैं आप मैक्सिलरी जो। क्या बोलते हैं आप? मैक्सिलरी जो, या हिंदी में मैक्सिलरी जबड़ा बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं मैंडीब्यूलर जो, मैंडिबल जबड़ा या मैंडीब्यूलर जबड़ा। मैम हमारे 2 जबड़े हैं, एक अपर एक लोअर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इस ऊपर वाले जबड़े में देखो 16 दांत ऊपर वाले में होते हैं। हाँ जी देखिएगा, हाँ अच्छा मैंने व्हाइट पेन चूज कर लिया क्या? देखिए 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में है और 16 दांत नीचे जबड़े में है। अब कैसे रहते हैं ये 16? जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो सबसे सामने के 4 दांत हैं, 1 2 3 4, जब आप स्माइल करते हैं, जब आप हंसते हैं, स्माइल करते हैं, तो सामने वाले को 4 ऊपर के जबड़े के 4 नीचे के जबड़े के जो दांत दिखते हैं वो कौन से होते हैं सर? तो वो होते हैं इंसीजर। इंसीजर का मतलब आय, आय का मतलब इंसीजर। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो इंसीजर है 4 छोड़ दो, इसके बगल वाला ये 5वां दांत आप टच करो, बड़ा नुकीला सा दांत दिखेगा। ऐसे आपको आगे इसकी चोंच निकली हुई दिखेगी, है ना? एक यहां का टच कीजिए सर और एक यहां का टच कीजिए, ये होते हैं कैनाइन। कैनाइन, इन नुकीले दांतों को बोलते हैं आप सी। देखिए 4 आप नीचे बनाइए इंसीजर ऐसे, इसके बगल में 5वां कैनाइन हो जाएगा। सेम ऊपर वाला जबड़ा है वैसे ही नीचे वाला जबड़ा है। तो आप याद रखेंगे कि जो स्माइली टीथ हैं वो कौन से होते हैं? जब आप स्माइल करते हैं तो सामने वाले को कौन से दांत दिखते हैं? इंसीजर। उसके बगल में जो कैनाइन, जो बहुत शार्प होते हैं, जो नुकीले होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? वो कैनाइन होते हैं मैम। और कैनाइन कितने आते हैं? 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है। इंसीजर कितने आते हैं मैम? इंसीजर 8 आते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। अब आती है प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने हैं सर? 8। तो यहां पर जो 2 दांत हैं, 1 2 आप यहां बना लो, एक जबड़े में 4 हो गया, सेम नीचे बन जाएगा। ये कौन से दांत हैं? ये प्रीमोलर, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे प्रीमोलर है। ठीक है। अब आती है मैम मोलर की बात। तो जब लास्ट में यहां पर जो 3 दांत आते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला, इन तीनों को क्या बोलते हैं? मोलर। तो 3 यहां है, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, कितना बन जाएगा सर? 32 बन जाएगा टोटल करोगे तो ये क्या है? ग्रीन कलर वाले, ये मोलर हैं। तो याद रखिएगा, जब स्माइल करते हैं तो 4 ऊपर के 4 नीचे के दांत दिखते हैं, वो इंसीजर। उसके बगल में 1 2 3 4 जो नुकीले दांत हैं वो कैनाइन। देन प्रीमोलर 2 प्रीमोलर, और 3 आते हैं आपको क्या? मोलर। और ऊपर वाले जबड़े का नाम क्या होता है? मैक्सिलरी जबड़ा। नीचे वाले जबड़े को क्या बोलते हैं आप सर? मैंडीब्यूलर जबड़ा। तो आपको इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी।
कि कैसे हमें दांत आते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी इतनी कि इंसीजर्स कहाँ आते हैं, कैनाइन कहाँ आते हैं, प्रीमोलर्स कहाँ आते हैं और मोलर्स कहाँ आते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जब आप बच्चे थे तो आप में सबसे पहले किस प्रकार के दांत आए थे? ऐसे बोलते हैं ना कि किसी बच्चे में खरगोश के दांत आ गए, है ना, खरगोश के दांत आ गए। तो वो खरगोश के दांत कौन से? सबसे आगे वाले। और सबसे आगे वाले कौन से थे? इंसीजर्स। तो याद रखिएगा, बच्चे में सबसे पहले इंसीजर प्रकार के दांत आते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में सबसे आखिर में कौन से दांत आते हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा, विजडम टूथ। आपने जरूर सुना होगा विजडम टूथ या विजडम टीथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकल की दांत। अकल की दांत सबसे एंड में, एंड का मतलब है ये आती है 20 या 21 साल के हो जाओगे आप, उसके बाद आती है। कभी भी आ सकती है उसके बाद। जब आती है तो आपको बहुत दर्द भी होता है, 2-3 दिन तक आपको बहुत फीवर सा होता है, आपके बॉडी में फीवरिश से लगने लग जाता है। तो आप याद रखिएगा कि हमें विजडम टूथ आते हैं। और विजडम टूथ कितने आते हैं बच्चा? 2-2 का 2 सेट आता है, टोटल 4 आते हैं। जो अकल की दांत हैं वो 4 आती हैं, 2 एक बार आती हैं और 2 एक बार आती हैं। जब आती हैं तो बहुत दर्द होता है। और ये कब आती हैं? तो 20-21 साल के बाद आती हैं। इनको अकल की दांत क्यों बोलते हैं? पहली बात तो अगर किसी में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में अकल आ गई, और नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकल, उस बंदे में अकल नहीं है। जिसका कहने का मतलब क्या होता है कि आप जब मैच्योर हो चुके हो तब आप में जो दांत आते हैं, तो कहने का मतलब आप में अकल तो है ही ना। अकल आने के टाइम पर आप में दांत आए हैं। आप 20-21 साल में मैच्योर हो जाते हो, उसके बाद आ रहा है, तो उसका मतलब वो क्या होता है? आप में अकल की दांत आई हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो अकल की दांत है ना, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्या होता है? वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग है। अकल की दांत एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक अवशेषी अंग है। आप कुछ बच्चों ने शायद पहली बार ये नाम सुना होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन, कभी नहीं सुना होगा। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं, आज भी हैं, बट वो किसी यूज में नहीं आ रहे हैं, उनको आप बोलते हो अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी में आज भी प्रेजेंट है बट वो यूज में नहीं आ रहे हैं, उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अवशेषी अंग बोलते हो। तो आप ये कहना चाह रही हैं मैम कि अगर अकल की दांत नहीं आया तो भी कुछ नहीं होगा? यस, अगर नहीं आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप में पहले से ही 28 दांत है, और वो 28 दांत तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है जो आप फूड खा रहे हैं उसकी कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग करने में। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो विजडम टूथ हैं वो किस प्रकार के दांत हैं? तो आप बताओगे विजडम टूथ्स आर इंक्लूड्स इन मोलर। इंक्लूड्स इन मोलर। तो याद रखिएगा, विजडम टूथ्स आर इंक्लूड्स इन मोलर। जो अकल की दांत होती है वो किस प्रकार के दांतों में शामिल है? वो मोलर प्रकार के दांतों में शामिल है। क्या हुआ? आप प्लीज कमर अब्बास को हमेशा के लिए, परमानेंट टाइम के लिए ब्लॉक करवा दीजिए। ठीक है, मैं इस लड़के से बहुत परेशान हो गई हूँ, उसने बहुत परेशान कर दिया है। आप प्लीज उसको हमेशा के लिए ब्लॉक करवा दीजिए। आप प्लीज उसको ब्लॉक करवा दीजिए हमेशा के लिए। कमर अब्बास, आपने बहुत ज्यादा परेशान किया इस बैच में। मैंने आपका नंबर 2 बार पहले ही ब्लॉक करवाया, बट फिर भी आप परेशान करते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ हमारा मैनेजमेंट आपकी बात सुनने के लिए है यहाँ पे। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कमर अब्बास, आज के बाद आप ना मुझे मैसेज करेंगे ना आप मैनेजमेंट को फोन करेंगे, आपका नंबर यहाँ से ब्लॉक करवा दिया जाता है। ठीक है, आप क्लास में लेट आए और आप मैनेजमेंट को फोन करके बोल रहे हैं मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, और आप मैनेजमेंट को फोन करके बोल रहे हैं कि क्लास 10 मिनट पहले स्टार्ट हुई है। कमर अब्बास, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपका नाम कभी नहीं देखना चाहती यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए देखिए, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो विजडम टूथ्स हैं वो कैसा ऑर्गन है? आप बताओगे वेस्टिजियल ऑर्गन है, और ये किस में इंक्लूड है? अगर विजित कुमार आपने एक बार और कमेंट किया तो आपका भी नंबर यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये किस प्रकार के दांत हैं आप बताएंगे? ये मोलर हैं, ये चवर्णक प्रकार के दांत हैं। तो अगर आप में विजडम टूथ नहीं आए हैं, कितने आते हैं विजडम टूथ? 4। तो अभी तक आप में कितने दांत हैं? अभी आप में मोलर सिर्फ 8 ही हैं, आप में 28 हैं। ठीक है, और अगर आप में 2 आ गए तो आप में कितने हो गए? 30। और आप
अगर 2 और आ गए तो आपके कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा विजडम टूथ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं मैम, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में आज भी हैं बट वो किसी काम के नहीं है, उनको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, अभी हमें सिर्फ एक की बात करनी है, वो है अकल की दांत, विजडम टूथ। अब बात आती है मैम, हमें ये तो पता लग गया कि दांत कितने होते हैं, कौन से होते हैं, अब इनका फंक्शन क्या होता है, इन दांतों का काम क्या होता है। तो इंसीजर्स होते हैं वो कटिंग करने में काम आते हैं, और कटिंग किसकी, तो फूड की कटिंग करने में काम आते हैं। जो आपने फूड खाया उसकी कटिंग करने में इंसीजर्स काम आते हैं। जो कैनाइन होते हैं वो फूड की चीयरिंग या चीर फाड़ करने में काम आते हैं, या ये बाइटिंग करने में काम आते हैं। किसी भी चीज को आप बाइट कर रहे हैं तो आप किस दांत के द्वारा कर रहे हैं, आप कैनाइन के द्वारा, क्योंकि कैनाइन क्या होते हैं मैम आपने बताए थे, सबसे नुकीले होते हैं, सबसे नुकीले होते हैं। जो प्रीमोलर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, वो मैम पीसने का काम करते हैं, और पीसेंगे किसको, तो खाने को पीसने का काम करते हैं। और ये जो मोलर हैं उनका मेन काम होता है मिक्सिंग का। अच्छा, थोड़ा बहुत तो ग्राइंडिंग का काम भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये मिक्सिंग करते हैं। और किसके साथ मिक्सिंग करते हैं मैम, हमारे माउथ में सलाइवा होता है, लार होता है, लार के साथ मिक्सिंग करने में काम आते हैं। अब मैंने क्या पढ़ाया मैं एक बार फिर रिपीट करती हूं, दांत में मैंने कितना पढ़ाया, बड़ा ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे के ऐसे। देखिए, सबसे पहला दांत के बारे में स्टडी करना, ओडेंटोलॉजी। हमारे जो दांत हैं उसकी 3 स्पेशल कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है डाइफायोडोंट, 2 बार आते हैं, एक बार बच्चे थे तब, एक बार बाद में आए, ठीक है, बच्चे टूटने के बाद वापस आए। हेटेरोडोंट का होता है अलग अलग स्ट्रक्चर वाले दांत हैं। थीकोडोंट वो सॉकेट के अंदर, वो जबड़ों के अंदर सॉकेट्स हैं उसके अंदर वो धसे हुए हैं। अब बात आती है कि दांत हमें 2 बार आते हैं लाइफ में, तो जो परमानेंट होते हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर परमानेंट में कितने हैं, 8, कैनाइन कितने हैं, 4, प्रीमोलर कितने हैं, 8, और मोलर कितने हैं, 12। टोटल कितने हो गए, 32। बट मैम 32 जब होंगे जब आप में 4 विजडम टूथ आएंगे, 4 अकल की दांत आएंगी। और अकल की दांत किस प्रकार के दांत हैं आप बताओगे बच्चा, मोलर प्रकार के दांत हैं। और ये कैसे ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहने का मतलब पहले के जमाने में कभी ना कभी थोड़ा बहुत ये काम आते होंगे। और क्या काम करने में आते होंगे, तो जो फूड है उसकी ग्राइंडिंग करने में, पीसने में काम आते थे। बट अब इनके बिना काम चल जाता है। तो जो ऑर्गन नहीं है, जो ऑर्गन हैं और काम में नहीं आ रहे, तो वो क्या होंगे, वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि बच्चे में सबसे पहले इंसिजर आते हैं, सबसे आखिर में मोलर आते हैं, है ना, और कैनाइन सबसे नुकीले दांत होते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस समझते हैं आप, मांसाहारी, जो मांस की बाइटिंग करके उसको चीर फाड़ करके खा जाते हैं, जैसे शेर हो गया, जैसे टाइगर हो गया, है ना। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो सबसे ज्यादा अपने कौन से दांतों को यूज में लेते हैं, तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा अपने कैनाइन को यूज में लेते हैं, क्योंकि कैनाइन क्या होते हैं उनके, वैसे ही कैनाइन नुकीले होते हैं और उनके तो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, ठीक है, उनके तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। तो जो मांसाहारी जीव है वो कैनाइन से काम में लेते हैं। अब आपने हाथी देखा होगा, हाथी के बाहर 2 दांत निकले हुए होते हैं, और आपने कहावत, एक लोकोक्ति भी सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत हैं वो किस प्रकार के दांत होते हैं। तो आप बताएंगे कि हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो इंसीजर्स होते हैं। आउटसाइड टीथ ऑफ एलिफेंट आर इंसीजर्स। कितने आते हैं, 2। और आपसे ये भी पूछा है कि इंसीजर तो होते हैं बट वो कौन से जबड़े के इंसीजर है, आप बताएंगे वो ऊपर वाले, अपर जो के जो ऊपर वाला जबड़ा है, इससे 2 दांत ऐसे बाहर निकल जाते हैं और ये इंसीजर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, आउटसाइड टीथ्स ऑफ एलिफेंट आर अपर इंसीजर्स। हाथी के बाहर निकले हुए दांत जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े के इंसीजर्स होते हैं, ऊपरी जबड़े के इंसीजर्स होते हैं।
ये बात आप याद रखिएगा। जरा बताइएगा, यहाँ तक पढ़ने में कोई आपको दिक्कत हुई है तो उसके बाद हम दांत की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें करें। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है मैम शेर में कितने दांत होते हैं, तो बेटा लोइन में होते हैं, बता देती हूँ। अगर आपको 2-4 लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। शेर में होते हैं बेटा 30 दांत, शेर में 30 दांत होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कुत्ते में कितने होते हैं, कुत्ते में, डॉग में कितने होते हैं, तो अगर डॉग जो बच्चा है, मतलब डॉग छोटा बच्चा जो अभी हुआ है, इन्फेंट है, इन्फेंट, या वो अडल्ट, कुत्ते का अडल्ट, अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, तो अगर कुत्ते का बच्चा है छोटा तो उसमें 28 दांत होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर टोटल कितने हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं। आप ये भी याद कर सकते हैं। शेर का तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शेर में कितने दांत होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कैट का याद करना है कि कैट इन्फेंट, मतलब कैट की छोटी सी बच्ची, उस बच्ची के अंदर कितने दांत होंगे, और जब वो कैट पूरा अडल्ट हो जाएगी तो उसमें कितने होंगे, तो आप याद रखिएगा इन्फेंट जब छोटी सी बिल्ली की बच्ची है उसमें 26 होते हैं, और देन वो जब अडल्ट हो जाती है तो उसमें टोटल कितने हो जाते हैं बच्चा, 30 हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे मच्छर में, मॉस्किटो में कितने दांत होते हैं, मॉस्किटो, मच्छर में दांत होते हैं, यस, मच्छर के डंक के अंदर दांत होते हैं, और मच्छर के अंदर जो दांत होते हैं वो 47 होते हैं। आप में से कुछ लोग सुनकर बड़ा सरप्राइज सा हो रहे होंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि मच्छर के अंदर कितने होते हैं, 47। एक बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा दांत कौन से मैमल में है, कौन से स्तनधारी में या कौन से स्तनपाई में सबसे ज्यादा दांत होते हैं। तो आप याद रखिएगा जो स्पिनर डॉल्फिन होती है, जो स्पिनर डॉल्फिन, वो डॉल्फिन की कैटेगरी में नहीं आती है, ठीक है, उसके अंदर ऐसा कहा जाता है 250 से भी ज्यादा दांत होते हैं, 250 प्लस टीथ्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा दांत, हाँ मच्छर में दांत होते हैं, मच्छर का जो डंक होता है ना बच्चा, उसके अंदर दांत होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शेर में जो बच्चा है उसमें भी 30 होंगे, और बड़ा होने के बाद भी उसमें 30 ही रहेंगे, जबकि कुत्ते के छोटे बच्चे में 28 होंगे, बड़े में 42 हो जाएंगे, बिल्ली के छोटे बच्चे में 26, अडल्ट होने के बाद 30। मॉस्किटो का जो डंक होता है ऐसे, इस डंक के अंदर बिल्कुल छोटे 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 दांत होते हैं, और कितने होते हैं, 47। और जो स्पिनर डॉल्फिन है उसके अंदर 250 प्लस होते हैं, 250 से भी ज्यादा दांत होते हैं, ठीक है। प्लीज आप कमेंट करते टाइम याद रखें कि आप एक टीचर्स के सामने कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से कमेंट करें, कुछ भी ना बोलें आप यहां पर। और जो एग्जाम से रिलेटेड होता है उसी से ही पूछें, आप फालतू के क्वेश्चंस ना पूछें तो ही अच्छा है। चलिए उसके बाद, हाँ एक बच्चे ने पूछा है मैम हाथी में कितने दांत होते हैं। एलिफेंट में बच्चा 26 होते हैं, एलिफेंट में, और जो छोटी बिल्ली होती है उसमें बराबर दांत होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि एलिफेंट में, हाथी में 26 दांत होते हैं, और जो 2 ऊपर वाले इंसिजर्स होते हैं वो ऐसे बाहर निकल जाते हैं, उसकी सूंड के अंदर रहते हैं, जो टंग के अंदर रहते हैं उसकी 2 ऊपर वाले इंसिजर्स होते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा कि इसमें इतने दांत होते हैं। अब ये तो बात आ गई परमानेंट की। अब बात आती है मैम जो दूध के दांत आते थे वो कितने आते थे। तो नेक्स्ट आप लिखोगे मिल्क टीथ या दूध के दांत। और दूध के दांत का आप एक नाम और भी बोल सकते हो, जो क्या होंगे, टेम्परेरी टीथ होंगे। मैंने टी लिखा है, टेम्परेरी टीथ, या हिंदी में क्या बोलेंगे, अस्थाई दांत। जो स्थाई नहीं है, कुछ टाइम के बाद टूट जाएंगे, उसको आप टेम्परेरी बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है 8-10 साल तक टूटकर वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है बालमीना। मैं आपको बता दूं, आपका बालमीना, आपका आंसर है मोलर, मोलर आपका आंसर है मोलर, ठीक है, ठीक है। विनोद यादव, गॉड ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाँ, 2 ऐड करने के बाद ही सुमित टोटल 26 बनते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे, थोड़ा रुकिएगा। हाँ चलिए, सारे क्वेश्चंस बताएंगे आपको।
देखिए, दूध के दांत कितने होते हैं आप बताओगे। जब हम बच्चे थे तो आप में कितने दांत आए थे? तो आप में आए थे 20 दांत आए थे आप में। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये 20 दांत आए हैं, वो कैसे आए थे? इंसिजर्स कितने थे, कैनाइन कितने थे, प्रीमोलर कितने थे, मोलर कितने थे? तो आप याद रखेंगे। अरे आप इतना आगे क्यों बोल रहे हैं संदीप पटेल, सब बताएंगे हम दांत किसके बने हुए होते हैं, आप पहले क्यों चल रहे हैं आगे आप प्लीज। अरविंद पूछ रहे हैं लकवा किसके कारण होता है? क्या अरविंद मैं यहाँ पे लकवा पढ़ा रही हूँ? हाँ, आप कुछ भी पूछेंगे। देखिए, जो 20 आए हैं उनमें से 8 आई होते हैं। आई का मतलब होता है मैम इंसिजर। 4 कैनाइन आते हैं और 0 प्रीमोलर आते हैं। बच्चे में कोई प्रीमोलर आता ही नहीं है और 8 क्या आते हैं बच्चे में? मोलर आते हैं। तो एग्जाम में सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बच्चे में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते? आप बताओगे प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन चाइल्ड। बच्चे में अग्र चवर्णक प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। आपने देखा होगा 6 आगे आते हैं और उसके बाद पीछे आते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है बच्चे में वो खाली रहता है। तो याद रखिएगा कि बच्चे में सबसे जो दांत आता ही नहीं है वो कौन सा होता है? वो प्रीमोलर होता है। बच्चे में प्रीमोलर आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आप देखिए, जैसे आप मैथ्स में कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं वैसे आपके दांतों के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले किसी काम के नहीं है, बट आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले मैंने लिखा कि परमानेंट डेंटल फॉर्मूला पीडीएफ, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, स्थायी दांतों का दंत सूत्र। कहने का मतलब किस एज के बच्चे का पूछ रहे हैं आप एडल्ट का, एक वयस्क का डेंटल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। परमानेंट का मतलब है मैम एक बार आए टूट गए और उसके बाद जो वापिस आए हैं, कौशिक कुमार बच्चा गॉड ब्लेस यू, तो वो कैसे आए, कैसे उनका डेंटल फॉर्मूला बनेगा? आपके 2 जबड़े, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला जबड़ा, उसमें एक बार ऐसे कट मैम आहार नाल की लंबाई, अरे अभी रुक जाइए, आहार नाल जो पूरा है उसका मैं बता चुकी हूँ 9 मीटर का होता है, जबकि जो भोजन नलिका होती है वो ओनली 25 सेंटीमीटर की होती है बच्चा। ठीक है नीतीश कुमार, देखिए आपके 2 जबड़े, एक बार ऐसे कट लगाए इस जबड़े में, एक बार ऐसे कट बनाए, बताइए कितने चैम्बर बन गए? 4 चैम्बर बन गए। कैसे? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाले जबड़े में जब मैं कट लगाऊंगी तो ऐसे 4 चैम्बर बन गए। अब हम जब परमानेंट की बात कर रहे हैं बच्चा, तो बताइए परमानेंट में इंसिजर्स कितने थे? 8 थे मैम। जब 8 इंसिजर हैं चारों जबड़ों में तो इनको डिवाइड करेंगे तो कितने कितने हो जाएंगे? 2 2 2 हो जाएंगे। कैनाइन कितने थे मैम? 4 थे तो 1 1 1 1 हो जाएगा। प्रीमोलर कितने थे मैम? 8 तो 2 2 2 2 हो जाएंगे। मोलर कितने थे मैम? 12 तो 3 3 3 3 हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम में कैसा लिखा हुआ मिलेगा? या तो आपको मिलेगा ऐसे 21 23 21 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, या पूछेगा आपसे 21 23 का ऑप्शन होगा, या होगा 21 23 कोमा 21 23। इनमें से कोई भी आपसे ऑप्शन मिल सकता है। आपसे पूछे अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है, आप बताएंगे, या परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वो होता है 21 23 21 23। जरा बताइए ये 2 क्या है? ये इंसिजर है आई, ये क्या है? सी, ये क्या है? पी, ये क्या है? एम। आई सी पी एम, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ठीक है बच्चा, तो ये आप याद रखेंगे, है ना? ये किसका है? ये एक अडल्ट का है। और अगर मैं बच्चों का डेंटल फॉर्मूला बनाऊं, मतलब परमानेंट जो टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला बनाना चाहूं, मैं किसका? बच्चे का डेंटल फॉर्मूला बनाना चाहूं, और बच्चे में कितने दांत हैं? 20 दांत हैं। तो कैसे बनेगा? ऐसे कट लगाएंगे मैम। इस 20 में मैम 8 इंसिजर हैं तो मैम 2 2 2 हो जाएंगे। 4 कैनाइन हैं तो मैम 1 1 हो जाएगा। प्रीमोलर तो होते ही नहीं है मैम, 0 होता है प्रीमोलर, तो मैम आप यहाँ पे 0 लगाइए। और मोलर 8 हैं तो प्लीज यहाँ पे इसको 2 लिखना है। मोलर 8 हैं, 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर वाले जबड़े का और नीचे वाले जबड़े का 21 0 2 21 0 2। ये 2 क्या है? आई, ये क्या है? सी, ये क्या है? पी, ये क्या है? एम। और बच्चे में कौन सा नहीं होता? पी नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता।
बच्चे में कौन सा नहीं होता? प्रीमोलर नहीं होता। ठीक है, कौन सा नहीं होता बच्चा? प्रीमोलर, अग्र चवर्णक नहीं होता। ये बात हो गई आपके दांत की। सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बाद में कौन सा आता है, बच्चे में कौन सा, अडल्ट में कौन सा। अब बात आती है कि मैम दांत की स्ट्रक्चर कैसे होती है, दांत की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए आपका जो दांत है वो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये आपका जो दांत है उसके दो पार्ट दिखेंगे आपको, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे, जिसको आप गम्स, मसूड़े बोलते हैं, जहां पर आपकी रूट्स होती हैं और इन रूट के पास मिनरल वगैरह होते हैं। देखिए ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है ना दांत का, ये जो अपर पार्ट है, ये दांत का अपर पार्ट है, ऊपरी भाग है। ये दांत का लोअर पार्ट है, जिसको आप रूट पार्ट भी बोलते हैं, जड़ों वाला पार्ट बोलते हैं, या जिसको आप गम्स या मसूड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? मसूड़े बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें जो मैंने आउटर ये जो लेयर बनाई है ना मैंने, आपकी आउटर लेयर, ये होती तो वाइट है, पर वाइट में बनाऊंगी तो व्हाइट बोर्ड में वाइट दिखेगा नहीं, तो मैंने ब्लैक बना दिया। ये जो आउटर लेयर है इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है इनामेल लेयर। क्या कहते हैं इसको? इनामेल लेयर। और इसके अंदर की साइड एक लेयर और होती है, उसको बोलते हैं, ये जो अंदर की साइड दांत आप लोगों को दिखेगा नहीं, दांत के अंदर की साइड एक लेयर और है, इसका नाम होता है डेंटिन पार्ट। तो आपसे पूछे कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, आप बताएंगे वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक तो होता है डेंटिन भाग, और डेंटिन के चारों तरफ जो लेयर होती है उसको आप इनामेल बोलते हैं। और याद रखिएगा ये जो इनामेल है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनामेल परत मानव के शरीर की सबसे कठोर भी है। हार्डेस्ट का मतलब है कठोर और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है मजबूत। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर बता रही हूं आपको कि जो इनामेल लेयर है वो हमारे दांत की सबसे आउटर लेयर होती है। डेंटिन के जो बाहर की पार्ट होती है बच्चा, उसको क्या बोलते हैं आप? उसको बोलते हैं इनामेल लेयर। और इनामेल हमारे शरीर की हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। अब क्यों होता है मैम हार्ड और स्ट्रॉन्ग? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली बात तो ये इनामेल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, CaCO3 प्लस CaPO4। याद रखिएगा कि इनामेल है वो सबसे हार्ड है। और हार्ड क्यों बनी? क्योंकि मैम ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिलने से बनती है। अब दूसरी बात, ये हार्ड क्यों बना इतना? क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको मुलायम करना है तो उसको क्या देना होगा? पानी देना होगा। और इसमें इनामेल लेयर में पानी होता ही नहीं है, इसमें वाटर 0% है, इसीलिए ये सॉफ्ट नहीं है। ये क्या है? ये हार्ड है। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, आप बताएंगे वो इनामेल है। और इनामेल किसका पार्ट होता है? दांत का सबसे बाहरी पार्ट। और वो किससे मिलकर बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और उसमें पानी होता ही नहीं, इसीलिए वो हार्ड बन गया। तो याद रखिएगा, ये जो मसूड़े हैं वो लोअर पार्ट है या रूट पार्ट है। और इन मसूड़ों के, ये मसूड़े किससे बने होते हैं? ये मांस से बने हुए हैं। ये मसल्स, ये मांसपेशियों से मिलकर बने हुए हैं। और इन मसूड़ों में क्या है? इन मसूड़ों के अंदर खून भी है, इनके पास पानी भी है, इनके पास ग्लूकोज भी है। तो जितनी सारी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी ये मसूड़े किसके पास भेजते हैं? वो दांत के डेंटिन या इनामेल पार्ट के पास भेजते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। इनामेल क्या है? हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अब आपका ये दांत वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। दांत ने हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प की? तो दांत ने मैम फूड की कटिंग की,
बाइटिंग की, उसकी चीर फाड़ कर दिया, उसका ग्राइंडिंग कर दिया, उसको पीस दिया और उसकी मिक्सिंग कर दी। और मिक्सिंग किसके साथ? तो मिक्सिंग सलाइवा, लार के साथ कर दी। इतनी बात आपने किसने पढ़ ली? आपने दांत में पढ़ ली। दांत होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, पहले कौन सा आता, आखिर में कौन सा आता, इंसिजर कितने, कैनाइन कितने, प्रीमोलर कितने, मोलर कितने, विजडम टूथ क्या होता है, हाथी के बाहर निकले हुए दांत कौन से होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कौन से प्रकार के दांतों से चीरफाड़ करते हैं, ये सब मैंने आपको सारी बातें बता दी। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे का क्या होगा, अडल्ट का क्या होगा, इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है मैम माउथ का दूसरा पार्ट कौन सा? टंग। माउथ का दूसरा पार्ट कौन सा? टंग, जिसको आप जिह्वा या जीभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? जिह्वा या जीभ बोलते हैं। अब टंग आपको पढ़ना है। पहली बात तो टंग की लेंथ कितनी होती है? आप बताओगे ओनली 10 सेंटीमीटर। हमारा जो जीभ है वो 10 सेंटीमीटर का है, वो 10 सेंटीमीटर का है। दूसरा, जो हमारा जीभ है बच्चा, वो एक सेंसरी ऑर्गन है। आप जानते होंगे हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंख, कान, नाक, टंग एंड स्किन। और ये किसका सेंस देता है? आप सब जानते हैं ये किसकी फीलिंग्स देता है? टेस्ट की, स्वाद की। आपने खाना कैसा खाया, उसमें कैसा टेस्ट आ रहा है। तो जीभ कैसा ऑर्गन है मैम? एक संवेदी अंग है, एक सेंसरी ऑर्गन है। चलिए, दूसरा, जो हमारा टंग है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। और मस्क्यूलर का मतलब क्या बताया था मैम ने? मस्क्यूलर का मतलब होता है मैम मांसपेशीय अंग, ऐसा ऑर्गन मैम जो सिर्फ किसका बना हुआ हो? मसल्स का बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर ऑर्गन। या जिस ऑर्गन में हड्डी ना हो, जिसमें बोन ना हो, उसको मस्क्यूलर ऑर्गन बोलते हैं। मसल्स का है तभी आपकी जीभ इतनी फ्लेक्सिबल है, आप इसको फोल्ड कर पाते हो। जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट याद रखिएगा जीभ को पकड़ के रखता है कौन सी हड्डी? यहां पर आपके गले में जो हड्डी है ना, ये जो हड्डी है वो जीभ को पकड़ के रखती है और इस हड्डी का नाम है हायोड बोन। तो याद रखिएगा हमारे गले में एक हड्डी है जिसको बोलते हैं हायोड हड्डी। हमारी जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट जीभ को पकड़ के रखती है कौन सी हड्डी? हायोड हड्डी। तो अगर आपने किसी की हायोड हड्डी तोड़ दी तो क्या होगा? आपकी जीभ बाहर आके गिर जाएगी, या आप खाना खाएंगे तो आप अंदर जीभ को खा जाएंगे। आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनकी जीभ बाहर लटकी हुई होती है, क्योंकि कुत्तों की जो हायोड हड्डी और जीभ के बीच में डिस्टेंस है ना, वो ज्यादा होता है, तो वो प्रॉपर तरीके से जीभ के ऊपर पकड़ नहीं बना पाती है, इसीलिए उनकी जीभ क्या बाहर लटकी हुई होती है। तो अगर आपने भी किसी की तोड़ दी तो आपकी भी कुत्तों की तरह बाहर लटक जाएगी। तो याद रखिएगा कि हमारी जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बट जीभ को स्ट्रेंथ देती है कौन सी हड्डी? हायोड बोन, हायोड बोन। अब बात आती है कि मैम आपने बोला कि जो टंग है वो क्या एक सेंसरी ऑर्गन है, और वो किसका सेंस देता है? वो टेस्ट का देता है। क्यों देता है? क्योंकि मैम इस जीभ के अंदर होती हैं टेस्टिंग बड। क्या होती हैं इसके अंदर? टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, स्वाद वाली शाखाएं हैं। आपने कोई भी चीज खाई, आपकी जीभ के ऊपर आई, और जैसे ही जीभ के ऊपर आपका वो टेस्ट आया, तो ये जो टेस्टिंग बर्ड हैं वो यहाँ के सिग्नल्स न्यूरॉन के थ्रू और कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगी? ब्रेन के पास ट्रांसफर कर देंगी। और जो आपका ब्रेन है, वो तुरंत आपको रिस्पॉन्स देगा कि भैया कैसा खाया है आपने, कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन, कैसा खाया है। तो आप याद रखिएगा हमारी जीभ टेस्ट देती है क्योंकि उसके अंदर टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। टेस्टिंग बर्ड्स न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा जो सिग्नल्स हैं उनको ब्रेन तक लेकर जाती हैं, और ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स करेगा और बताएगा कि आपने टेस्ट कैसा खाया है, खट्टा, मीठा, कड़वा, सड़ा हुआ, कैसे। अब देखिए तो टंग के किस पार्ट पर किस प्रकार की टेस्टिंग बर्ड होती है। ये आपकी जीभ, इस जीभ पर क्या होगा?
इस वाले पार्ट में जो सबसे आगे पार्ट है इस जीभ का, इसके अंदर स्वीट टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं, मीठे टेस्ट वाली होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ वाला साइड वाला पार्ट होता है, ये और ये जो साइड वाला पार्ट होता है, यहाँ पर सॉल्टी टेस्ट होता है, नमकीन टेस्ट यहाँ पर आता है आपको। जब भी आप कोई नमकीन खाओगे तो हमेशा साइड वाले पार्ट्स में आपको फील होगा। ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको दूध और छाछ खट्टी लगती है, यहाँ पर खट्टा टेस्ट फील होगा। कैसा टेस्ट फील होगा बच्चा? खट्टा टेस्ट फील होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, जब आप कोई दवाई खाते हैं तो वो यहाँ पर आपको बिटर लगती है, यहाँ पर आपको कड़वा टेस्ट फील होता है। जो जीभ का सबसे पीछे वाला पार्ट है वो कड़वा और सबसे आगे वाला पार्ट है वो मीठा टेस्ट फील करवाता है। और इस कड़वे के साथ साथ यहाँ पर पीछे की साइड और भी कुछ बर्ड्स होती हैं। इन बर्ड्स को क्या बोलते हैं? इन कड़वे टेस्ट के साथ साथ छोटी छोटी और भी बर्ड्स होती हैं। इन बर्ड्स का नाम होता है अनियन बर्ड। अनियन का मतलब क्या होता है बच्चा? प्याज। या इन बर्ड को बोलते हैं आप गार्लिक बर्ड। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, और या आप बताएंगे यहाँ पर जिंजर का टेस्ट, अदरक का टेस्ट। जो प्याज, लहसुन, अदरक में जो अजीब सी झंझनाहट सी होती है वो आपको इस पार्ट के द्वारा फील होती है। और ये सारे के सारे टेस्ट के जो न्यूरॉन हैं वो कहाँ पर ट्रांसफर होते हैं बच्चा? वो हमारे ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये स्वाद कलिकाएं हैं आपकी, ये स्वाद वाली शाखाएं हैं। और किस पार्ट पे कैसा टेस्ट आता है आप बताएंगे। इस वाले पार्ट पे मीठा, यहाँ पर नमकीन, यहाँ पर खट्टा, यहाँ पर कड़वा, और सबसे एंड में कुछ प्याज, अदरक, लहसुन में जो झंझनाहट होती है वो यहीं पे फील होती है, ठीक है। ये आप याद रखिएंगे। तो जीभ ने टेस्ट बता दिया, और आपके जो दांत थे उन्होंने कटिंग कर दी, उन्होंने बाइटिंग कर दी, उन्होंने ग्राइंडिंग कर दी, है ना। अब बात आती है, अब मैं आपको बताऊं तो ये जो जीभ है इसके इस पार्ट में और इसके साइड वाले इधर वाले पार्ट में और इस जीभ के नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। वहां पर क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम कितने प्रकार की स्वाद शाखाएं होती है? बच्चा 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, बट कुछ बुक्स में 5 लिखा होता है, इसको भी इंक्लूड करके, ठीक है। चलिए, अब बात आती है, मैंने पहले फ्लो चार्ट में बनवाया कि माउथ में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं मैम? माउथ में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स होती है बच्चा? सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको आप क्या बोलते हो? लारिये ग्रंथि बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो क्या होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं आप? लारिये ग्रंथि। कितनी होती है बच्चा? तो आप बताओगे 3 पेयर्स में होती हैं। टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कितनी पेयर में? 3 पेयर में होती हैं। और टोटल कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। आपको इनके नाम लिखने हैं। पहला नाम आप याद रखेंगे, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लारिये ग्रंथि। कितनी होंगी? तो ये भी 2 होंगी बच्चा। कहाँ होती हैं? ये जो कान के पास अंदर का पार्ट है, यहाँ वाली आप अंदर की साइड देखेंगे, यहाँ पर कान के जो ईयर के नियर बाई होती हैं उनको बोलते हैं आप क्या? उनको बोलते हैं आप पैरोटिड। दूसरी यहाँ पर आती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, दूसरी आती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये आपकी जीभ के नीचे की साइड होती हैं। क्या होती हैं? ये भी कितनी होती हैं? 2। और हिंदी में सेम नाम है, सबलिंगुअल ही लिख लीजिएगा, सबलिंगुअल ग्रंथियां। नेक्स्ट आती हैं सबमैंडिब्यूलर। अभी मैंने बताया था मैंडिब्यूलर कौन सी जबड़े को बोलते हैं? नीचे वाले जबड़े के नीचे की साइड जो होती हैं उनको बोलते हैं सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। तो आप याद रखेंगे ये भी 2, तो टोटल हो गई 3 पेयर का मतलब 6 होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे माउथ के अंदर क्या होती हैं? हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं,
पहली ग्लैंड्स का नाम है सलाइवरी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो कान के पास होती हैं। दूसरी आती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो जीभ के नीचे वाले पार्ट में होती हैं। नेक्स्ट आती हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स जो नीचे वाले जबड़े के भी नीचे होती हैं, उनको आप क्या बोलते हो? सब मैंडिब्यूलर लारिये ग्रंथि, या नीचे वाले जबड़े के जो नीचे होती हैं उसको बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर लारिये ग्रंथियां, सब लिंगुअल लारिये ग्रंथियां, पैरोटिड लारिये ग्रंथियां। और ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? ये तीनों मिलकर बनाती हैं मैम सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में बोलते हैं आप लार। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं बच्चा? तो ये तीनों मिलकर बनाती हैं सलाइवा या लार बनाती हैं। एक दूसरे की हेल्प करती हैं लार बनने में। अब बात आती है कि ये सलाइवा क्या होता है। हाँ जी, अब आता है कि सलाइवा क्या होता है, लार क्या होता है। अब बात आती है कि सलाइवा क्या होता है, लार क्या होता है। मैम ब्लड प्रेशर नहीं पढ़ाया बच्चा, आप कल की क्लास देखेंगे तो आपको मिलेगा उसमें ब्लड प्रेशर पढ़ाया गया है आपको। आप प्लीज कल की क्लास देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है सलाइवा क्या होता है, लार क्या होता है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है ना, सब सही चल रहा है ना। तुम लोग आज तो जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो जल्दी बताइए सब सही चल रहा है ना। उसके बाद हम सलाइवा से स्टार्ट करें। जल्दी बताइए। ठीक है, यस मैम, यस मैम। मैम चूहे में कितने दांत होते हैं? एक बच्चा पूछ रहा है चूहे में कितने दांत है। बेटा चूहे में 18 होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, 18 होते हैं चूहे में, 18 होते हैं। पैरोटिड क्या है? पैरोटिड बच्चा पैरोटिड ग्लैंड है, लारिये ग्रंथि है। अच्छा बिल्कुल क्लियर। ओके ठीक चल रहा है मैम। ओके यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत सही चल रहा है। ओके बेहतरीन चल रहा है। बच्चे में दांत मतलब मैं मच्छर में दांत बता चुकी हूँ, बार बार मत पूछा करो कोई चीज को। अगर आप क्लास में लेट आते हैं तो प्लीज वो आपकी गलती है वो। यस मैम। ओके ओके। GS5 में क्लास नहीं चल रही है, सिर्फ साइंस का बैच है यहाँ पे। GS5 की क्लास हो चुकी है, हिस्ट्री की क्लास मॉर्निंग में हो चुकी है और एक इवनिंग में भी होगी GS5 में। ओके चलो, उसके डंक में होते हैं रंजीत कुमार। ठीक है चलो, चलिए तो नेक्स्ट आता है आपका सलाइवा, लार। अब बात आती है कि लार क्या होता है, लार क्या होता है। तो सलाइवा में दो चीज होती है बच्चा, एक होता है सलाइवा में पानी। सलाइवा में क्या होता है, हमारी जो लार है उसके अंदर एक तो पानी होता है, वाटर होता है। दूसरा सलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं सलाइवा के अंदर? एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम। अब बात आती है सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो बच्चों सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं। पहला होता है लाइसोसोम्स। पहले किसकी फॉर्म में होते हैं? तो लाइसोसोम की फॉर्म में होते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और दूसरा के नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। दूसरे जो एंजाइम हैं उनका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। और इस सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का एक नाम और होता है, उसको टाइलिन अमाइलेज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको टाइलिन अमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। लिखा जाएगा पी से, प्रोनाउंस किया जाएगा टी से, टाइलिन अमाइलेज।
मैंने बताया कि सलाइवा में दो चीजें होती हैं, एक होता है सलाइवा में पानी और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सलाइवा में कुछ एंजाइम्स। एक एंजाइम का नाम है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम की फॉर्म में, दूसरा सलाइवरी अमाइलेज, या इस सलाइवरी अमाइलेज का एक नाम और भी होता है, इसको टाइलिन अमाइलेज भी आप कह सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन के माउथ में कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये दो ऑप्शन होंगे वहां पर। अब बात आती है कि कितने परसेंट में वाटर होता है और कितने परसेंट में एंजाइम होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, दो अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। कभी कभी आप पढ़ोगे बुक्स में मिलेगा 95% वाटर होता है और 5% में एंजाइम है। कभी कभी ऑप्शन मिलेगा 99% पानी है और 1% एंजाइम है। अब आपके ये ऑप्शन पे वेरी करता है, जो ऑप्शन होगा वही आप सही कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो है कि सलाइवा के अंदर पानी या तो 95% लिखा हुआ मिलेगा या 99। एंजाइम कौन कौन से, पहला लाइसोसोम, दूसरा सलाइवरी अमाइलेज, उसी का ही एक और नाम है मैम क्या, तो टाइलिन अमाइलेज नाम है। अब बात आती है मैम कि इन दोनों एंजाइम्स का काम क्या होता है। तो मैंने बताया है एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चा, तोड़ फोड़, ब्रेक डाउन करते हो। ब्रेक डाउन किसका होता है मैम, फूड का होता है। पहली बात, इस लाइसोसोम का काम क्या होता है। आपने कोई खराब खाना खा लिया, खराब खाने का मतलब क्या है, खराब खाने का मतलब है, खराब खाने का मतलब होता है बच्चा कि आपने एक एप्पल खाया, एक सेब खाया, सड़ा हुआ सेब खा लिया, सड़ा हुआ केला खा लिया, ऐसा कोई खाना खाया जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, कोई बैक्टीरिया वगैरह पनपे हुआ आपने कोई चीज खा लिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो आपने कोई सड़ा हुआ खाना खाया जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस कुछ पनपा हुआ था, कोई जीवाणु वगैरह कुछ था, मेनली बैक्टीरिया ही होते हैं, बैक्टीरिया लगा हुआ आपने सेब खा लिया। तो जैसे ही आपने वो खाया, तो ये जो लाइसोसोम्स हैं इनका काम होता है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मारने का काम करते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, बताएंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने का काम करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारने का काम करते हैं। दूसरा, जो सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अमाइलेज है, इसका काम क्या होता है, तो बच्चा ध्यान से सुनिएगा। ये जो टाइलिन अमाइलेज है वो भोजन का पाचन करता है, और कौन से टाइप के भोजन का पाचन करता है, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं बच्चा, शर्करा होती हैं। और शर्कराओं को क्या करता है, शर्कराओं को पचाने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि हम 3 टाइप के फूड खाते हैं। पहला क्या था, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कौन सा था, प्रोटीन, तीसरा कौन सा था, फैट। तो जो आपका सलाइवरी अमाइलेज है सलाइवा के अंदर, वो किसको पचाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट को, वो शर्कराओं को पचाने का काम करेगा। ये क्या करेगा, तो आपका बुक्स में 2 तरीके से इसका आंसर मिलेगा, टाइलिन अमाइलेज का, सलाइवरी अमाइलेज का। मैं दोनों बता देती हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा। या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि टाइलिन अमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में, और ऑलमोस्ट 70% स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। या आपको दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में कि कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बच्चा ध्यान से सुनिएगा, दोनों पॉइंट का मतलब क्या है। जो शर्करा है उनको ग्लूकोज की फॉर्म में ले आएगा, या लिखा हुआ मिलेगा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। ये जो स्टार्च है, ये जो माल्टोज है, ये जो ग्लूकोज है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट होती हैं। स्टार्च जो है वो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप की होती हैं। एक होती है मोनोसैकेराइड जिसमें एक ही सैकेराइड यूनिट हो, दूसरी होती है डाई जिसमें 2 सैकेराइड यूनिट हो, तीसरा होता है पॉली जिसमें 2 से ज्यादा हो। आप क्या मुझे बता सकते हैं इनमें से कॉम्प्लेक्स कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा होगा? आप बताओगे पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स है। क्यों मैम? क्योंकि मैम इसमें बहुत ज्यादा क्या है, सैकेराइड यूनिट्स हैं, और मोनोसैकेराइड सबसे इजी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो स्टार्च है बच्चा वो एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो माल्टोज है बच्चा वो एक डाईसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो पॉली से डाई में आ रहा है, बड़ा छोटे में टूट रहा है,
कॉम्प्लेक्स इजी में आ रहा है, और बड़े का छोटे में टूटना ही बच्चा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो आप याद रखेंगे कि हमारे माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? हमारे माउथ में स्टार्च जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है कार्बोहाइड्रेट, वो माल्टोज की फॉर्म में आई हैं। कितना परसेंट? 70%। देखिए अभी तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो टाइप से आएंगे आपके। पहला कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कहां से हो जाता है, इनिशिएट कहां से हो जाता है? आप बताएंगे माउथ में। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि कौन से फूड के पार्टिकल का डाइजेशन सबसे पहले होता है? आप क्या बताएंगे? सबसे पहले किस फूड के पार्टिकल का डाइजेशन होता है? आप बताएंगे वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी इंसान का बीपी लो होता है, या कोई इंसान जिसको एनर्जी की जरूरत है, आपको इंस्टेंट एनर्जी लेनी है, तो आप क्या खाते हैं? आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। कहां पर? तो हमारा सलाइवा कर देता है। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कर देते हैं। मैम माल्टोज नहीं समझ आया तो समझिएगा बच्चा, माल्टोज होता है एक डाइसैकेराइड, और स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड। पॉली कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और जो आपका माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है। तो पॉली डाई में कन्वर्ट हो रहा है। बड़ा फूड छोटे फूड में आ रहा है, या कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड में आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये आप बात याद रखेंगे कि जितनी भी मीठी चीजें होती हैं उसका डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे माउथ में होता है। अभी कंप्लीट तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है, कंप्लीट तरीके से तो आगे होगा बच्चा, आगे होगा। ठीक है, आगे होगा। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होगा इनका, अभी नहीं होगा। अब दूसरा आपको मैं बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन और क्या बनता है? एक बनता है कि सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो सलाइवा होता है बच्चा स्लाइटली एसिडिक, इसका पीएच वैल्यू होता है 6.8। अब जरा मुझे बताइएगा, हमने कितने टाइप का फूड खाया? हमने तो खाया मैम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, और हमारे माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का, और वो भी पार्शियल डाइजेशन हुआ है, आंशिक तौर पे पाचन हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और इन दोनों का तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैम हमारे माउथ में डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड का एक मिक्सचर बन गया। हमारे माउथ में पचित और अपचित भोजन का मिक्सचर हो गया। कुछ कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्टेड है, प्रोटीन लिपिड्स डाइजेस्टेड नहीं है। तो हमारे माउथ में जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का जो मिक्सचर है उसको कहा जाता है बोलस। उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको बोलस फूड का, उसको किसका नाम दिया जाता है? उसको बोलस फूड का नाम दिया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि माउथ में कौन से फूड पार्टिकल का डाइजेशन हुआ? आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। किसका नहीं हुआ? आप बताएंगे प्रोटीन और लिपिड्स का। और जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे, बोलस। तो ये आपका माउथ कंप्लीट हो गया। यहां तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो गए। अब माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है बच्चों? तो माउथ के बाद खाना जाता है ईसोफेगस में, जिसको आप बोलते हैं भोजन नलिका, जिसको आप क्या बोलते हैं? भोजन नलिका। और आज की क्लास के लिए इतना पढ़िए, बहुत है। मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा कंटेंट चला गया है ना, इतना आप लोगों के सर से ना चला जाए, इतना आज की क्लास में बहुत है। अब अगली क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास बोले तो कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं केमिस्ट्री नहीं होगा। आज मैंने एक्चुअली केमिस्ट्री की ही क्लास लगवाई थी। वो तो पता नहीं स्केड्यूल में इन लोगों ने बायोलॉजी लगा दिया, तो आई थॉट कि चलो कोई ना बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, तो केमिस्ट्री भी होगा। आज मेरे मन में यही था कि मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगी आज, बट स्केड्यूल थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया था, उन्होंने बायो लगा दिया, तो मुझे लगा बायो पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जब स्टार्च किस में पाया जाता है? स्टार्च आलू में होता है, चावल में होता है बच्चा, है ना। चलिए, तो मुन्ना कुमार आप क्यों बोल रहे हैं? जब मैंने बोल दिया कि केमिस्ट्री की क्लास भी होंगी, एक बार ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए।
बेटा टांका लगना अलग होता है और थक्का बनना अलग होता है। थक्के का मतलब है ब्लीडिंग रुकना, टांके का मतलब है आपके कोई मसल्स, कोई लिगामेंट्स टूट गए हैं, आपके टेंडन टूट गए हैं, कोई मांस फट गए, उसको जोड़ना। ठीक है सैंडी, तो दोनों बातें अलग हैं। टांका लगना अलग होता है और ब्लड की क्लोटिंग अलग होती है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है बच्चा ब्लड की ब्लीडिंग रोकने के लिए। टांके लगने का मतलब है बच्चा कि आपका मांस फट गया, आपके लिगामेंट्स टूट गए, आपकी कोई सर्जरी हो, आपकी सर्जरी हुई है, कोई आपकी टेंडन हुए, तो वहां पर लगाना। ठीक है, चलिए तो इतनी आज की क्लास। दीपक कुमार कह रहे हैं टीथ का फॉर्मूला बता दो। अभी तो बताया टीथ का फॉर्मूला, कुछ भी आप पूछोगे। सोनू निगम आपका आंसर आपको कल मिलेगा, डोंट वरी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।